नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों राजस्थान की स्थापत्य कला के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान की स्थापत्य कला के अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं राजस्थान का बटनेर का किला, महत्वपूर्ण दुर्ग, यानी राजस्थान का महत्वपूर्ण दुर्ग। बताओ कौन सा दुर्ग है? बटनेर का दुर्ग। इस बटनेर दुर्ग पर दोस्तों चर्चा करते हैं। और ये जो बटनेर का किला है, इस बटनेर के किले के बारे में अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। दोस्तों कोई सा भी दुर्ग हो, अपन उस दुर्ग के बारे में सबसे पहले सामान्य परिचय तो पढ़ते ही पढ़ते हैं कि दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और दुर्ग के बारे में और क्या क्या जानकारी है। मित्रों देखिएगा, जो बटनेर का दुर्ग है, उस बटनेर का दुर्ग छोटा सा दुर्ग है। यहां पर कोई प्रमुख दर्शनीय स्थल है नहीं। यहां पर दोस्तों कोई भी जो है प्रमुख मंदिर है नहीं। एक मंदिर है गोरखनाथ जी का। यह केवल ऐतिहासिकता की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। और 4-5 बातें दोस्तों इस ऐतिहासिक दुर्ग के बारे में अपने को चर्चित याद रखनी है। दोस्तों देखिएगा, इस बटनेर दुर्ग के बारे में सबसे पहले अपने को क्या क्या बिंदु याद रखना है। दोस्तों देखिए, बटनेर का किला ये हो गया अपना बटनेर, इसको गोले में कैद करते हैं। जो बटनेर दुर्ग है दोस्तों, इस बटनेर दुर्ग के बारे में सबसे पहले तो दोस्तों निर्माण देखिएगा। इस दुर्ग का जो है निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? बटनेर दुर्ग का जो निर्माण होता है, वो बटनेर दुर्ग का निर्माण दोस्तों इसकी तिथि को लेकर के विवाद रहता। 286 ईस्वी भी बताते हैं, कई 295 ईस्वी भी बताते हैं और कई 298 ईस्वी भी बताते हैं। यानी अलग अलग है, लेकिन इस तिथि से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर तीनों ही अगर ऑप्शन में हो तो 295 पे राइट मार्क के आए। और निर्माता कौन है यार, ऐसा भी लिख सकता है 3री सदी के अंत में। 3री सदी के अंत में दोस्तों सीधा ध्यान रखिएगा, 3री सदी के अंत में, इस 3री सदी के अंत में इस दुर्ग का क्या होता है? निर्माण होता है। 3री सदी का अर्थ यानी जैसे वर्तमान में जो सदी चल रही है 2021 वर्ष है, तो सदी बताओ कौन सी चल रही है? 21वीं सदी। तो 296 में 3री सदी चलेगी, तो 3री सदी के एंडिंग में ये पूरा होता है। निर्माता कौन है? दोस्तों इस दुर्ग का जो निर्माता है, वो इस दुर्ग का निर्माता है भूपत भाटी। बताओ इस दुर्ग का जो निर्माता है, वो इस दुर्ग का निर्माता कौन है? इस दुर्ग का निर्माता है भूपत भाटी। दोस्तों भूपत भाटी के द्वारा यह दुर्ग निर्मित हुआ। इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है वो मैं ये एक साथ ही लिख देता हूं। छोटा दुर्ग है, अलग से लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इस दुर्ग को कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। बताओ इसी दुर्ग को क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी। दोस्तों उत्तरी सीमा का प्रहरी, इसका अर्थ क्या हुआ? यानी आप उत्तर से कोई भी आक्रमण करेंगे या उत्तर से प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले रास्ते में कौन सा गढ़ आएगा? रास्ते में बटनेर का किला आएगा। इस कारण उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है, वो उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा किला हो गया? बटनेर का किला हो गया। मित्रों ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का वास्तुकार कौन है? मित्रों अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुर्ग का वास्तुकार, तो दोस्तों ध्यान रखना वास्तुकार जो है इस दुर्ग का, इसका नाम है केकैया। अब आप पूछेंगे वास्तुकार का अर्थ क्या होता है? वास्तुकार का अर्थ होता है कि इस दुर्ग का नक्शा वक्शा किसने बनाया, इस दुर्ग का शिल्पी कौन था, इसका वास्तुशास्त्र किसने देखा कि कौन सा भवन कैसे होना चाहिए। तो वास्तुशास्त्रकारता अथवा वास्तुकार पूछा जाए तो दोस्तों वास्तुकार का नाम हो जाएगा केकैया। मित्रों अगला बिंदु ध्यान रखना, सरस्वती अथवा गग्गर नदी के तट पर स्थित। बताओ कौन सी नदी के तट पर है? सरस्वती अथवा गग्गर नदी के तट पर स्थित। मित्रों सरस्वती अथवा गग्गर नदी, क्योंकि राजस्थान में 2 जिलों में बहती है सरस्वती या गग्गर नदी। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में इस नदी को नाली भी कहा जाता है। तो उस नदी के किनारे बसा हुआ यह दुर्ग है। अगला दोस्तों क्या याद रखोगे इस दुर्ग के बारे में? अगला दोस्तों बिंदु याद रखना कि ये जो दुर्ग है बटनेर का किला है, दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। मित्रों ये जो बटनेर का किला है, ये बताओ कौन से मार्ग पर स्थित है? दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है।
इसका अर्थ क्या हुआ? दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या कोई दिल्ली मुल्तान हाईवे गुजरता है? नहीं गुजरता। तो फिर दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्राचीन समय में आक्रमणकारियों का यही रास्ता होता था कि दिल्ली जाना है आपको आक्रमण के लिए, आपको तो मुल्तान बटनेर होते हुए जयपुर होते हुए आपको कहां निकलना पड़ेगा? दिल्ली। यानी दिल्ली को टारगेट करने का जो प्रमुख स्थान था वो इसी मार्ग को माना जाता था। तो मुल्तान दिल्ली मार्ग के बीच में किला पड़ता है बटनेर। ये कभी कभार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बेतुके के जो प्रश्न होते हैं वो भी कभी कभार एग्जामिनर उठा के डाल देता है। तो दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित हो गया। सरस्वती या घग्गर नदी वहां से बहती है तो उसके किनारे होना स्वाभाविक है। वास्तुकार केकैया हो गया, उत्तरी सीमा का प्रहरी हो गया, निर्माता कौन हो गया? भूपत भाटी हो गया। दोस्तों अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा, तो दोस्तों राजस्थान का जो सबसे प्राचीन दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी बताओ कौन सा हो जाएगा? बटनेर। यानी तीसरी सदी में यह दुर्ग बन गया था, उस सदी का कोई किला है ही नहीं। तीसरी सदी में पहला दुर्ग राजस्थान में बना था बटनेर का किला, इस कारण राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन दुर्ग। अगला बिंदु, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर। बताओ कौन सा आक्रमण है? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। मित्रों सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर। इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वाधिक विदेशी, क्योंकि यह दुर्ग राजस्थान में उसी मार्ग पर पड़ता है जिस मार्ग से राजपूताना में सबसे ज्यादा आक्रमण हुए। क्योंकि उत्तरी दिशा से ही पंजाब के उन जो है सिंध प्रांत, मुल्तान, लाहौर, कराची, उधर को पार करते हुए जितने भी अफगानी तो आक्रांता थे, अफगानियों के आने का रास्ता यही था। तुर्की यहीं से आते थे। तो जब ये अफगानी तुर्की राजपूताना में प्रवेश करेंगे तो रास्ते में बटनेर तो आएगा ही आएगा, और जब बटनेर आएगा तो उस पर आक्रमण होना स्वाभाविक है। इस कारण मित्रों आक्रांताओं के रास्ते में ये दुर्ग स्थित होने के कारण सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण होते हैं वो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर होते हैं। दोस्तों अगला दोस्तों बिंदु ध्यान रखिएगा, मिट्टी से निर्मित दुर्ग। बताओ किससे निर्मित दुर्ग है? मिट्टी से निर्मित दुर्ग। दोस्तों मिट्टी से निर्मित दुर्ग का अर्थ क्या हुआ? मिट्टी से निर्मित दुर्ग का अर्थ है कि इस दुर्ग के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग नहीं हुआ है। यह दुर्ग जो है ईंटों से बना हुआ है। यह दुर्ग बताओ किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है। यानी मिट्टी से निर्मित किला कौन सा हो गया? बटनेर। ये कुछ बातें बताओ अपने को किसके बारे में याद रखनी है? बटनेर। निर्माता के बारे में देख लिया, उत्तरी सीमा का प्रहरी, भाटियों का बिंड दीवार, वास्तुकार केकैया, सरस्वती के किनारे, दिल्ली मुल्तान मार्ग पर सबसे प्राचीन दुर्ग, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, और मिट्टी से निर्मित दुर्ग भी अपना कौन सा दुर्ग कहलाता है? मिट्टी से निर्मित दुर्ग भी अपना बटनेर कहलाता है। यहां तक कि रामकथा सबको क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों और इसके बारे में क्या क्या याद रखना है देखिएगा, इस बटनेर के बारे में और भी कई सारी बातें याद रखनी है। कौन सी बातें याद रखें? तो देखिए ये है अपना बटनेर। इस बटनेर पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ, तो मित्रों ध्यान रखना, पहला विदेशी आक्रमण 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा। मित्रों पहला जो विदेशी आक्रमण होता है 1001 में, बताओ किसके द्वारा होता है? महमूद गजनवी का जो आक्रमण है, उस महमूद गजनवी का जो आक्रमण है, इसी आक्रमण को दोस्तों इसमें पहला आक्रमण माना जाता है। हालांकि छोटे मोटे कई पहले विदेशी आक्रमण हुए थे, लेकिन में पहले विदेशी आक्रमण महमूद गजनवी का आक्रमण प्रथम विदेशी आक्रमण। बताओ प्रथम क्या माना जाता है? विदेशी आक्रमण। दोस्तों ये जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ है कब हुआ था? बताओ 1001 ईस्वी में। किया किसने था? महमूद गजनवी ने। गोगा जी उस समय जो अपने चौहान वंश के शासक थे, उन्हीं के काल में यह आक्रमण होता है। दोस्तों अगला दोस्तों अंतिम विदेशी आक्रमण।
अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुर्ग पर अंतिम विदेशी आक्रमण किसका हुआ, तो दोस्तों ध्यान रखना, अंतिम विदेशी आक्रमण जो होता है वो 1532 में होता है। बताओ 1532 में क्यों होता है? 1534 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 1534 या 1532 में दोस्तों ये होता क्यों है? कामरान का आक्रमण। बताओ 1532 किसका आक्रमण होता है दोस्तों? कामरान का आक्रमण। मित्रों ये आक्रमण 2 बार होता है कामरान का, 1532 और 1534 में। बताओ 1532 और 1534 में। इस आक्रमण को अंतिम आक्रमण कहा जाता है। 1534 को सही सटीक मानना है मित्रों, 1534 में यह आक्रमण हो गया, इसको अंतिम विदेशी आक्रमण। लेकिन दोस्तों ऐसा भी कहते हैं कि अकबर का जो ससुर था उसका नाम था नासिर खां। अकबर का जो ससुर था, ससुर जी थे, उसका नाम था नवासिर खां। और इस नवासिर खां ने मित्रों इस दुर्ग में एक दासी के साथ छेड़छाड़ की थी। और जब इस नवासिर खां अथवा नासिर खां ने दासी के साथ छेड़छाड़ की तो यहां के स्थानीय सामंतों ने और बीकानेर के शासकों ने मित्रों इस नासिर खां को मौत के घाट उतार दिया। जब मौत के घाट उतार दिया यानी नासिर खां की हत्या कर दी, तो दोस्तों अकबर इस बात से बड़ा क्रोधित होता है। और अकबर जब क्रोधित होकर के इस बात पर आक्रमण करने के लिए बटनेर पर आता है, लेकिन बीकानेर के शासक राय सिंह जो है, वो बीकानेर के शासक राय सिंह ने जैसे तैसे करके मामला शांत करवा दिया। यानी आक्रमण करने के लिए अंतिम बार आया तो अकबर था, क्योंकि इसके ससुर ने यहां की एक स्थानीय दासी के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। लेकिन दोस्तों बाद में राय सिंह के कहने पर यह पूरा मामला सुलझ गया। इस कारण प्रथम विदेशी आक्रमण और अंतिम विदेशी आक्रमण का दोस्तों इस दुर्ग में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1001 में महमूद गजनवी का आक्रमण पहला और अंतिम विदेशी जो आक्रमण है वो 1534 ईस्वी में होता है। अगला बिंदु दोस्तों इसके बारे में ध्यान रखना, बटनेर दुर्ग के बारे में, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। बताओ जहां किसने जोहर किया? जहां मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया? जोहर किया। मित्रों राजस्थान में अपन हर जगह जोहर साका पढ़ेंगे, लेकिन ये दोस्तों ध्यान रखना, बटनेर का किला राजस्थान के इतिहास का एकमात्र किला है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने बताओ क्या किया था? जोहर किया था। मित्रों अब आप पूछेंगे क्यों मुस्लिम महिलाओं ने कब किया था जोहर, तो वो भी ध्यान रखना दोस्तों, ये जो जोहर होता है ये 1399 ईस्वी में होता है। मित्रों ध्यान रखना, जोहर जो होता है 1399 ईस्वी में होता है। इस समय बटनेर का शासक कौन था? तो मित्रों ध्यान रखना, बटनेर का जो शासक था ये बटनेर का शासक दूलचंद था। बताओ बटनेर के शासक का नाम क्या था? दूलचंद था। आप पूछेंगे आक्रमण किसका था गुरुजी? तो मित्रों ध्यान रखना, जो आक्रमण किया जाता है उस आक्रांता का जो नाम है वो नाम दोस्तों तैमूर लंग था। आप कहेंगे आपको कैसे पता चला कि जोहर किया कि नहीं किया? तो मित्रों इस जोहर का प्रमाण, कौन से जोहर का प्रमाण है? मुस्लिम महिलाओं के जोहर का प्रमाण। इस जोहर का प्रमाण तैमूर लंग की आत्मकथा, इस तैमूर लंग की एक आत्मकथा है, उस तैमूर लंग की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? तुजुक ए तैमूरी। आत्मकथा, और आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए तैमूरी। मित्रों इस तुजुक ए तैमूरी में इस बात का प्रमाण है, तुजुक ए तैमूरी में मिलता है। देखिएगा राजस्थान के इतिहास का एकमात्र मुस्लिम महिलाओं का जोहर क्यों हुआ? क्योंकि तैमूर लंग का इस समय दोस्तों क्या होता है? आक्रमण होता है। और तैमूर लंग का जब आक्रमण होता है उस समय जो बटनेर का राजा था, उस बटनेर के राजा का नाम क्या था? दूलचंद था। जब दूलचंद लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ यानी केसरिया किया,
तो इसकी मुस्लिम रानियों ने भी दोस्तों जोहर कर लिया था। यह राजस्थान इतिहास की एकमात्र घटना है जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह घटना तो साधारण है कि मुस्लिम महिलाओं का जोहर बटनेर में, लेकिन यह बिंदु दोनों याद रखना, उस समय बटनेर का शासक दूलचंद था, आक्रमण तैमूर लंग ने किया, और इस जोहर का प्रमाण कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि इस जोहर का उल्लेख कहां मिलता है, तो तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तैमूर लंग की क्या है? आत्मकथा है। ये बातें भी इस दुर्ग के बारे में ध्यान रखनी है। अगला दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस दुर्ग के बारे में गुरु गोरखनाथ का मंदिर स्थित है। मित्रों, इस दुर्ग में बताओ किसका मंदिर स्थित है? गुरु गोरखनाथ का मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर। मित्रों, गुरु गोरखनाथ मंदिर, हालांकि हनुमान जी का मंदिर भी है, लेकिन हनुमान जी मंदिर कई दुर्गों में होने के कारण प्रश्न बन नहीं सकता कि हनुमान जी का मंदिर कहां पर है, क्योंकि हनुमान कई दुर्गों में मंदिर है। यहां पर सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में जब दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो इस दुर्ग में हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया था, ध्यान रखिएगा। गुरु गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है। मित्रों, दिल्ली के शासक बलबन, गयासुद्दीन बलबन का जो भाई था, उस शेरशाह की कब्र भी यहीं पर बनी है। मित्रों, यहां पर लिख सकते हैं शेर खां की कब्र स्थित। मित्रों बताओ किसकी कब्र स्थित है? शेर खां की कब्र स्थित। आप पूछोगे ये शेर खां कौन है और कब्र हमें क्यों पढ़ा रहे हो? अरे दोस्तों, पढ़ानी पड़ेगी, शेर खां की कब्र स्थित है, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कहां से कब्र खोदे, शेर खां की कब्र स्थित है। इसलिए दोस्तों अपने को कब्र भी ध्यान रखनी है। यह शेर खां कौन था आप पूछोगे? मित्रों, दिल्ली का शासक था गयासुद्दीन बलबन। उस गयासुद्दीन बलबन का मित्रों ध्यान रखना भाई था, उसकी जो कब्र है वो यहीं पर स्थित है, क्योंकि कुछ समय के लिए गयासुद्दीन बलबन का यहां पर अधिकार रहा था। तो यहां पर लिख सकते हैं शेर खां, दिल्ली शासक गयासुद्दीन बलबन का भाई। यहां पर लिख ले गयासुद्दीन बलबन का भाई, गयासुद्दीन बलबन का भाई। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये कुछ बातें जो है अपने को किस दुर्ग के बारे में याद रखनी है? बटनेर के दुर्ग में। पहला 1001 में, क्योंकि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। अपन ने इससे पहले यही तो चर्चा की थी कि भाई सर्वाधिक विदेशी, ये तो साधारण सी बातें हो गई। वास्तुकार हो गया, उत्तरी सीमा का प्रेरी 3री सदी में बना, दिल्ली मुल्तान मार्ग पर सबसे प्राचीन सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, मिट्टी से निर्मित किला, ये सब बातें अपन कर चुके थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपन ने इस दुर्ग के बारे में क्या देखा था कि ये जो दुर्ग है इसमें पहला विदेशी आक्रमण 1001 में महमूद गजनवी का, अंतिम 1534 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखना, 1534 ईस्वी में किसने किया था? कामरान ने किया था। इसके बाद एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया, वो दुर्ग भी बताओ कौन सा दुर्ग है? बटनेर। जोहर कब हुआ? 1399 ईस्वी में। यहां गुरु गोरखनाथ का मंदिर है और शेरशाह की कब्र स्थित है। ये कुछ बातें दोस्तों अपने को बताओ कौन से दुर्ग के बारे में याद रखनी है? बटनेर दुर्ग के बारे में। दोस्तों अब इसी बटनेर का नाम हनुमानगढ़ हो गया। बताओ इसी बटनेर का नाम क्या हो गया? हनुमानगढ़ हो गया। क्यों हो गया था दोस्तों? ध्यान रखना 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखना, बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने, यहां पर लिख सकते हैं 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने, बीकानेर शासक सूरत सिंह ने, बीकानेर शासक सूरत सिंह ने, सूरत सिंह ने बटनेर शासक, बटनेर शासक जाब्ता खां भट्टी, बटनेर शासक का नाम बताओ क्या था? जाब्ता सिंह भट्टी, जाब्ता सिंह भट्टी, जाब्ता सिंह भट्टी को पराजित कर, जाब्ता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन पराजित कर, मंगलवार के दिन पराजित कर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। इसका नामकरण बताओ क्या कर दिया? इसका नामकरण हनुमानगढ़ किया।
इसका नामकरण दोस्तों ध्यान रखिएगा हनुमानगढ़ किया गया। बताओ क्या किया गया? हनुमानगढ़ किया गया। इस बात का भी ध्यान रखना। यानी मंगलवार के दिन बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने इस दुर्ग पर चढ़ाई की थी और चढ़ाई करके इस दुर्ग का नाम बताओ कौन सा गढ़ कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया, जाप्ता खां भट्टी को पराजित करके। ऐसा किला बताओ दोस्तों कौन सा किला है? अपना बटनेर का किला, जिसकी एक एक बात अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कोई प्रमुख दर्शनीय स्थल तो है नहीं। उत्तरी सीमा का प्रहरी, निर्माता, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, किस नदी के तट पर, वास्तुकार कौन, मिट्टी से बना हुआ दुर्ग, ये सारी बातें जो है, मुस्लिम महिलाओं का जोर, पहला विदेशी आक्रमण, अंतिम विदेशी आक्रमण, गुरु गोरखनाथ की गुफा, गुरु गोरखनाथ का मंदिर, सब अपने शेर खां की कब्र, ये सारे फैक्ट जो है दोस्तों बताओ कौन से दुर्ग से संबंधित है? बटनेर का किला यहां पर क्या होता है? समाप्त होता है। दोस्तों अगला एक और महत्वपूर्ण दुर्ग की तरफ अपन रुक करते हैं, और अगला जो दुर्ग है दोस्तों, इस दुर्ग को बताओ कौन सा गढ़ कहते हैं? जूनागढ़। और दोस्तों ये जो जूनागढ़ का किला है, ये जूनागढ़ का किला बताओ कहां पर है? बीकानेर में। बताओ जूनागढ़ कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। और बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है थेवा कला, बीकानेर की प्रसिद्ध है मतेरना कला, उस्ता कला। इसके अलावा बीकानेर के जेल के कैदियों द्वारा निर्मित गलीचे। दोस्तों भुजिया और रसगुल्ले सबसे लास्ट में बताना। कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है, तो आपके मुख से एक ही बात निकलती है, भुजिया और रसगुल्ले। अरे भुजिया रसगुल्ले है, लेकिन उनसे पहले क्या प्रसिद्ध है? उस्ता कला है, मतेरना कला है। बीकानेर में मतीरे की राड प्रसिद्ध है, बीकानेर के कैदियों द्वारा निर्मित गलीचे प्रसिद्ध है, बीकानेर की ऊन मंडी प्रसिद्ध है, बीकानेर का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला बीकानेर में होता है। उसके बाद मित्रों अपने जो रसगुल्ले और भुजिया है सबसे लास्ट में बताया करें, सबसे पहले नहीं बताने हैं। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक इन रसगुल्लों और भुजियाओं को साइड में रखें और अध्ययन करें। तो अपन दोस्तों सबसे पहले चर्चा बीकानेर में किस गढ़ की चर्चा करते हैं? जूनागढ़ की। तो देखिएगा दोस्तों, जो जूनागढ़ का किला है, ये जूनागढ़ के किले के बारे में अपने को साधारण जानकारी पहले होनी चाहिए कि कैसा किला है, कैसा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा अपना जूनागढ़, इस प्रकार का एक दुर्ग बना हुआ है। ये हो गया अपना, बताओ कौन सा गढ़ है? जूनागढ़। तो मित्रों सबसे पहले तो अपन इस दुर्ग की सामान्य जानकारी पढ़ते हैं, और उसके बाद इस दुर्ग के अंदर क्या क्या स्थित है, क्या क्या महल मालिए हैं, वो सारी बातें। हालांकि इस दुर्ग से दोस्तों अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो प्रमुख रूप से जो है 7 या 8 प्रश्न बनते हैं, 7 या 8 प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन फिर भी अपन इसके और कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कितना भी टेढ़ा हो जाए अपने को उससे ज्यादा टेढ़ा रहना है। दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण जो दुर्ग है, वो महत्वपूर्ण दुर्ग दोस्तों मेहरानगढ़ बड़ा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ बड़ा दुर्ग है। लेकिन ये जो दुर्ग है इससे प्रश्न 6 या 7 फिक्स है, वही बनते हैं। लेकिन और भी कई बातों पर अपन चर्चा करते हैं। मित्रों इस जूनागढ़ दुर्ग के बारे में सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। मित्रों इस जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बताओ मित्रों किसके द्वारा? 1589 ईस्वी में, जनवरी 1589 ईस्वी में इसकी नींव रखी जाती है, और 1594 ईस्वी में यह गढ़ बनकर के क्या होता है? तैयार होता है। मित्रों इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका जो निर्माण करवाया जाता है वो दोस्तों ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया जाता है राय सिंह के द्वारा। बताओ किसके द्वारा करवाया जाता? राय सिंह के द्वारा करवाया जाता। मित्रों राय सिंह के द्वारा यह बनाया गया है अपने।
अब राय सिंह के द्वारा बनाया गया, तो राय सिंह ने किस स्थान पर बनाया? मित्रों, यहां पर पहले एक गढ़ हुआ करता था जिसका नाम था बिक्का की टोकरी। बताओ उस गढ़ का नाम क्या था? बिक्का की टोकरी। तो अगला बिंदु लिख सकते हैं, राती घाटी नामक स्थान पर, राती घाटी में बिक्का की टोकरी नामक स्थान पर, बिक्का की टोकरी के ऊपर निर्मित, बिक्का की टोकरी, बिक्का की टोकरी के ऊपर निर्मित दुर्ग, बिक्का की टोकरी के ऊपर निर्मित दुर्ग। यानी दोस्तों यहां पर सबसे पहले जो था एक छोटा सा गढ़ था जिसे अपन बिक्का की टोकरी कहते हैं, क्योंकि बीकानेर की स्थापना आपको पता है, बीकानेर राज्य की स्थापना तो 1465 ईस्वी में हुई थी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, बीकानेर की जो है, बीकानेर शहर की स्थापना 1488 ईस्वी में होती है। बीकानेर राज्य 1465 ईस्वी में कोडमदेसर नामक स्थान पर, जबकि बीकानेर 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन राती घाटी नामक स्थान पर, जहां बिक्का ने एक छोटा सा भवन बनाया जिसको अपन कहते हैं बिक्का की टोकरी। इस बिक्का की टोकरी के ऊपर यह दुर्ग जो है दोस्तों निर्मित दुर्ग है। इसके अलावा दोस्तों अपने को ध्यान क्या रखना है, इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? तो मित्रों ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग की श्रेणी धानवन है। बताओ इस दुर्ग की जो श्रेणी है वो धानवन मानी जाती है, क्योंकि समतल सतह है, कोई ज्यादा घाटी बड़ी है नहीं, इस कारण जूनागढ़ दुर्ग की श्रेणी धानवन हो गई। मित्रों अगला बिंदु अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुर्ग का वास्तुकार कौन है, जूनागढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जूनागढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार है उसका नाम है करमचंद। बताओ जूनागढ़ दुर्ग जो है इसका जो नक्शा बनाने वाला व्यक्ति है, वास्तुकार है, उसका नाम क्या है? करमचंद है। मित्रों अगला बिंदु दोस्तों अपन पढ़ते हैं प्रवेश द्वार। बताओ अगला बिंदु अपन कौन सा द्वार पढ़ते हैं? कोई सा भी दुर्ग आ जाए उसका प्रवेश द्वार। तो मित्रों यहां पर दो प्रमुख प्रवेश द्वार है, एक प्रवेश द्वार जो प्रमुख है कर्णपोल, और इसके आगे की अपर तरफ जाते हैं तो सूरज पोल। बताओ कौन सी पोल है? कर्णपोल और सूरज पोल जो है वो दोस्तों इस दुर्ग की प्रमुख प्रवेश द्वार है। दोस्तों एंट्री गेट पर विशेष ध्यान रखना, जेमल व फत्ता की मूर्तियां लगी हुई। मित्रों जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर, कौन से गढ़ के मुख्य द्वार पर है? जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर, जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर गजरूढ़, गजरूढ़ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हाथी पर सवार। गजरूढ़ जेमल व फत्ता की, गजरूढ़ जेमल व फत्ता की मूर्तियां स्थित है। जेमल व फत्ता की बताओ क्या स्थित है? जेमल व फत्ता की मूर्तियां स्थित है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि जेमल व जो फत्ता है उनकी मूर्तियां कहां पर स्थित है? गजरूढ़। ये राजस्थान के किस दुर्ग पर लगी हुई है? जूनागढ़ पर। दोस्तों कौन है जेमल और फत्ता? दोस्तों मेवाड़ का जो महाराणा है, मेवाड़ के जो महाराणा है उनका नाम था उदय सिंह। ये उदय सिंह जी के ऊपर दोस्तों जब 1567, 1568, 1567 और 68 का जो आक्रमण होता है अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर, उस समय जो मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह, उनके दो सेनापति थे, एक का नाम था जेमल, दूसरे का नाम था फत्ता। मित्रों अकबर का जैसे ही आक्रमण हुआ इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, ये जेमल और फत्ता जो है ये तो इसके सेनापति, और उदय सिंह क्या करता है? आक्रमण होने की सूचना मिलते ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग को छोड़कर के गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता। दोस्तों अब इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है इसकी पूरी की पूरी रक्षा की जो जिम्मेदारी है, वो रक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? जेमल और फत्ता पर। क्यों? क्योंकि उदय सिंह तो इनको छोड़कर के चला गया है दोस्तों, और जब उदय सिंह इस दुर्ग को छोड़ के चला गया है, अकबर का आक्रमण हुआ है, तो अकबर से लोहा कौन लेते हैं? जेमल और फत्ता। मित्रों जेमल फत्ता का साथ देते हैं इस आक्रमण के समय 4 हाथ वाले लोक देवता कल्लाजी राठौड़, और 4 हाथ वाले लोक देवता जो कल्लाजी राठौड़ है दोस्तों, ये जेमल और फत्ता के साथ मिलकर
खतरनाक युद्ध लड़ते हैं। लेकिन मित्रों, युद्ध के दौरान अकबर की बंदूक से निकली एक गोली जैमल मेड़तिया के पांव को पार करके निकल जाती है। यानी जैमल मेड़तिया ऐन समय पर युद्ध के दौरान चोटिल हो जाता है और जैमल मेड़तिया चोटिल हो जाने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। युद्ध बड़ा तेज गति से चल रहा है, युद्ध की धार तीखी है, युद्ध का संग्राम तेज है, युद्ध का परवा तेज है और युद्ध में जैमल फत्ता का डंका भी तेजी से बज रहा था। लेकिन उसी समय किस्मत को कौन रोक सकता है? अकबर की बंदूक से एक गोली निकलती है, जैमल मेड़तिया के पांव को छू जाती है, जैमल मेड़तिया गंभीर घायल होता है। और मित्रों, इस इतने रोमांचक मुकाबले में अचानक वीरेंद्र सहवाग का आउट हो जाना भारतीय टीम के लिए कितना बड़ा झटका होता था, उतना ही बड़ा झटका इस मेवाड़ की राजपूत सेना को लगा दोस्तों। हालांकि योद्धा कभी हार नहीं मानते, इस कल्लाजी राठौड़ ने जैमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बिठाया। कंधों पर क्यों बिठाया? क्योंकि जैमल का पांव फ्रैक्चर है, चल नहीं सकता, और जैमल ने दोनों हाथों में 2 तलवारें उठाई, कल्लाजी राठौड़ ने दोनों हाथों में 2 तलवारें उठाई और कल्लाजी 4 हाथों से दुश्मन की शत्रु सेना पर बुक्के शेर की तरह टूट करके पड़ते हैं। और मित्रों, जैमल मेड़तिया, फतेह सिंह सिसोदिया, कल्लाजी राठौड़ इन मुगल सैनिकों को एक के बाद एक लाशों के अंबार लगाते जा रहे हैं। लेकिन उसी समय एक भाला इस कल्लाजी राठौड़ और जैमल मेड़तिया को आकर के लगता है। जैमल मेड़तिया लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते, फतेह सिंह सिसोदिया लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते और अंत में दोस्तों इस घमासान युद्ध में, रोमांचक मैच में आखिर में अकबर विजय हो जाता है। मित्रों, अकबर विजय तो वाह चित्तौड़ विजय में, लेकिन दोस्तों अकबर ने जो जैमल और फत्ता का पराक्रम देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि राजपुताना की, राजस्थान की धरती की माओं को धन्य है जिन्होंने ऐसे सूरवीर योद्धाओं को अपनी कोख से जन्म दिया है। मित्रों, ऐसे कथन अकबर ने कहे और अकबर इनकी वीरता से इतना अद्भुत हो जाता है, इतना अभिभूत हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है कि इन जैमल और फत्ता की मूर्तियां दोस्तों आगरा के मुख्य दरवाजे पे, आगरा के किले के मुख्य द्वार पर ले जाकर लगाता है। क्यों लगाता? क्योंकि वीरता से प्रसन्न और दूसरा इनकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न। बोला देखिएगा, ये योद्धा जो इनका शासक खुद युद्ध में उपस्थित नहीं है, लेकिन ये अपनी मातृभूमि को अपनी मातृभूमि समझ करके लड़ रहे हैं। स्वामी भक्ति व वीरता दोनों से प्रेरित होकर के मित्रों अपने आगरा के मुख्य द्वार पर अकबर के द्वारा इनकी मूर्ति लगाई जाती है। लेकिन समय बीता, औरंगजेब मुगल बादशाह शासक बना और आपको पता है हिंदू धर्म का विरोधी शासक कहा जाता है, काफिरों का नाशक कहा जाता है। मित्रों, औरंगजेब शासक बनते ही इसने वहां अकबर के किले से, आगरा के किले से जो अकबर ने जैमल फत्ता की मूर्तियां लगाई थी, उनको ध्वस्त करवा दिया, उनको तोड़वा दिया था। लेकिन दोस्तों, जब राजस्थान में जूनागढ़ का निर्माण हुआ था 1589 ईस्वी में, तो उस समय जैमल और फत्ता की वीरता से राय सिंह भी प्रभावित हुआ और राय सिंह ने दोस्तों अपने इस दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर जैमल और फत्ता की हाथी पर सवार क्या लगाई थी? प्रतिमाएं लगाई थी। मित्रों, यह हो गया इसका मुख्य प्रवेश द्वार, प्रतिमा लग गई। इसके अलावा वास्तुकार हो गया करमचंद। इसके अलावा इस दुर्ग के अंदर और क्या याद रखना है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, यह जो दुर्ग है इसके किनारे सूर सागर झील के किनारे स्थित दुर्ग। बताओ दोस्तों, इस दुर्ग के किनारे कौन सी झील बनी हुई है? सूर सागर झील के किनारे स्थित दुर्ग, सूर सागर झील के किनारे स्थित। मित्रों ध्यान रखिएगा, सूर सागर यहां पर है, कई लोग सूर सागर जोधपुर कर देंगे। मित्रों, जोधपुर में एक क्षेत्र है, उसका नाम है सूर सागर, जबकि सूर सागर झील बताओ कहां पर है? जूनागढ़ में।
मित्रों, इस दुर्ग को कहा जाता है जमीन का जेवर, यानी इतना अच्छी तरीके से बना रखा है कि जमीन का जेवर अथवा जमीन का जो आभूषण है वो बताओ कौन से गढ़ को कहा जाता है? जूनागढ़ को। मित्रों, ये कुछ साधारण सी बातें अपने को जूनागढ़ के बारे में याद रखनी है और यहीं से 7-8% इस दुर्ग में बन सकते हैं। पहला निर्माण 1589 ईस्वी में शुरू हुआ और 1594 में पूरा हुआ। निर्माण करवाया किसने? राय सिंह ने करवाया। राती घाटी में बिक्का की टोकरी नामक स्थान पर निर्माण हुआ। श्रेणी धानवन, वास्तुकार करमचंद, मुख्य प्रवेश द्वार पर जयमल व फत्ता की मूर्तियां। जयमल व फत्ता किसके सेनापति? उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के सेनापति। सूर सागर झील इसी दुर्ग के किनारे स्थित है। और जमीन का जेवर भी बताओ कौन सा गढ़ कहलाता है? जूनागढ़ कहलाता है। यह दोस्तों कुछ सामान्य परिचय है। देखिए दोस्तों, जूनागढ़ के बारे में और क्या महत्वपूर्ण बातें अपने को याद रखनी है, देखते हैं जूनागढ़ के बारे में और अपने क्या उपयोगी है। तो देखिएगा, ये रहा अपना जूनागढ़। इसको गोल घेरे में कैद करते हैं क्योंकि पूरा का पूरा खेल बताओ किसका खेल है? गोले का खेल है। तो ये हो गया अपना दोस्तों जूनागढ़। अब इस जूनागढ़ के बारे में अगला बिंदु दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें बताओ क्या लगी? राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी। यानी दोस्तों जो लिफ्ट है वो राजस्थान में सबसे पहले कौन से दुर्ग में लगी थी? वर्तमान में तो मेहरानगढ़ में भी लग गई है और भी कहीं लग गई है, लेकिन दोस्तों पहली बार लिफ्ट राजस्थान के किस दुर्ग में लगी थी? वो इसी दुर्ग में लगी थी, जूनागढ़ में। अगला बिंदु दोस्तों, दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान स्थित। बताओ दुर्ग में गंगा सिंह का क्या स्थित है? दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान स्थित है। गंगा सिंह का लड़ाकू विमान स्थित है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, गंगा सिंह का लड़ाकू विमान इसी जगह स्थित है। गंगा सिंह को पता है आपको, गंगा सिंह जो है बड़ा रॉयल शासक था। इसे आधुनिक भारत का भगीरथ भी कहा जाता है गंगा सिंह को। और इसे गाड़ियों का, विमानों का तो पहले से ही शौक था। इस कारण इस गंगा सिंह का जो लड़ाकू विमान है वो भी दोस्तों इसी दुर्ग में स्थित है। अगला बिंदु, इस दुर्ग के बारे में अपने को क्या याद रखना है दोस्तों? ध्यान रखना, इस दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। मित्रों 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बताओ कहां पर है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो बना हुआ है वो भी इसी जूनागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। मित्रों ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है ये बताओ बनाया किसने था? अनूप सिंह ने बनाया। यहां का शासक है, यहां के शासक का नाम था मित्रों अनूप सिंह। और यहां पर मंदिर की मूर्तियां धातु से निर्मित है। बताओ मंदिर की जो मूर्तियां है वो मंदिर की मूर्तियां किससे निर्मित है? मूर्तियां धातु से निर्मित है। दोस्तों ये बात भी अपने को थोड़ी सी याद रखनी है कि इस मंदिर की जो मूर्तियां है वो किससे निर्मित है? धातु से। दोस्तों धातु से मूर्तियां क्यों बनाई गई? ताकि भविष्य में अगर कोई औरंगजेब जैसा कट्टर शासक आए तो उनको दोस्तों मूर्तियों को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि मिट्टी की होती है तो मूर्ति टूट जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मूर्ति धातु की बनी है तो वो टूट नहीं पाती। इस कारण भविष्य में मूर्तियां तोड़ नहीं पाए कोई। इसी कारण 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण धातु की मूर्तियों से करवाया गया। अब आप कहेंगे गुरुजी 33 करोड़ प्रकार के क्या देवी देवता होते हैं क्या? अरे दोस्तों 33 कोटि होता है और कोटि को पहले करोड़ बोला जाता था। तो करोड़ बोला जाता
तो वर्तमान में भी ऐसा कहा गया कि 33 करोड़ होते नहीं है, 33 प्रकार के होते हैं। लेकिन अपने को क्या करना, जब एग्जामिनर पूछ रहा है तो अपने को बता देना है कि हां होते हैं भाई साहब, हां होते हैं, लेकिन 33 कोटि होते हैं। और कोटि का अर्थ होता के प्रकार, यानी 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है, अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों? नीचे नोट लगाकर यह ध्यान रखना कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है। तो दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर साल पूछी जाए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में हो जाएगी। बताओ कहां पर हो जाएगी? मंडोर में। और ये मंडोर बताओ कहां पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। मंडोर पड़ता है जोधपुर में। दोस्तों साल का अर्थ क्या होता है? साल का अर्थ होता ओपन मंदिर, मूर्तियों के ऊपर कोई छत नहीं है, खुला मंदिर है, उसको अपन बताओ क्या कहते हैं? साल कहते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा, जीप देखी होगी, एक तो होती है जीप और एक होती है ओपन जीप। यानी जीप के ऊपर तो पर्दे वर्दे लगे हुए होते हैं, मेजर जीप आपने देखी होगी सबने। और एक होती ओपन जीप जिसमें से पर्दे वर्दे हटा रखे, आराम से बढ़िया सोफे की तरह कुर्सियां लगा रखी है, वो तो होती है ओपन जीप। यानी ओपन जीप कौन सी है? साल, जिसमें छत वत नहीं है, पर्दे वर्दे नहीं है और इधर पूरा मंदिर है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बताओ कहां पर है? मंडोरे, जोधपुर में। मित्रों अगला बिंदु, यहां पर एक और मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। बताओ यहां पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। और मित्रों जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर यहां पर बना हुआ है, इस लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? रतन सिंह के द्वारा करवाया गया। मित्रों यहां पर लक्ष्मी नारायण जी मंदिर का निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है? रतन सिंह के द्वारा लक्ष्मी नारायण जी मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोस्तों। लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है, इस लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर जो है, वो लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर तो बताओ कहां पर है? लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर तो है दोस्तों जैसलमेर में। और मैंने बताया था कि लक्ष्मी नाथ जी की जो मूर्ति है वो मेड़ता से लाई गई, और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बताओ कहां पर है? बीकानेर में। मित्रों ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ का सर्वाधिक आकर्षक मंदिर है। जूनागढ़ का आकर्षक मंदिर, बताओ जूनागढ़ का कौन सा मंदिर है? आकर्षक मंदिर। सबसे ज्यादा जूनागढ़ का जो आकर्षक मंदिर माना जाता है वो यही माना जाता है। मित्रों इसके अलावा ध्यान रखना, नागणेची माता का मंदिर है। बताओ कौन सी माता का मंदिर है? नागणेची माता मंदिर है। मित्रों नागणेची माता का जो मूल मंदिर है, ध्यान रखिएगा यहां पर आगे नागणेची माता का मूल मंदिर, नागणेची माता का मूल मंदिर, नागणेची माता का मूल मंदिर बताओ कहां पर है? नगाना गांव बाड़मेर में। बताओ कहां पर है? नगाना गांव। और ये नगाना गांव बताओ कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। दोस्तों नागणेची माता जो है, इसी माता को अपन चक्रेश्वरी माता भी कह सकते हैं। दोस्तों जोधपुर का राठौड़ वंश का एक शासक था जिसका नाम था राव दूहड़। यह राव दूहड़ एक मूर्ति दोस्तों उठा करके लाता है कर्नाटक से। लकड़ी की मूर्ति थी, ध्यान रखना, लकड़ी से कर्नाटक की मूर्ति उठाकर लाता, और उस मूर्ति का नाम था चक्रेश्वरी माता। बताओ क्या नाम था? चक्रेश्वरी माता। लेकिन इस चक्रेश्वरी माता की मूर्ति जो है दोस्तों, वो नागाना गांव में स्थापित होने के कारण चक्रेश्वरी माता से इस माता का नाम हो गया नागणेची माता। बताओ इस माता का नाम कौन सी माता हो गया? नागणेची माता हो गया। यह भी ध्यान रखना, यानी मूल नाम था चक्रेश्वरी माता। यह मूल मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो निर्माण किसने करवाया था? जो नगाना गांव वाला मंदिर है, इसका निर्माण दोस्तों करवाया था राव दूहड़ ने। बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? रावे दूहड़ ने। एक मंदिर अपने मेहरानगढ़ जोधपुर में भी है और एक मंदिर बीकानेर में भी है। क्यों है? क्योंकि जोधपुर में भी राठौड़ राजवंश था, बीकानेर में भी राठौड़ राजवंश था, और राठौड़ राजवंश की
कुल देवी कौन सी देवी कहलाती है? नागणेचा माता कहलाती है, जिसका मूल नाम क्या था? चक्रेश्वरी माता था। मूर्ति किसकी थी? लकड़ी की थी। कौन से गांव में स्थापित हुई? नगाना गांव में। किसने करवाई? राव दूहड़ ने। और नगाना गांव में होने के कारण नागणेची माता कहलाई। अब नागणेची माता का मूल मंदिर तो वहीं है नगाना गांव बाड़मेर में, लेकिन राठौड़ों की कुल देवी होने के कारण मेहरानगढ़ भी राठौड़ों की राजधानी है, बीकानेर भी राठौड़ों की राजधानी है। तो एक एक मंदिर मेहरानगढ़ में भी, एक मंदिर मेहरानगढ़ में बन गया और एक मंदिर जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पड़ता है दोस्तों बताओ? बीकानेर में पड़ता है। ये कुछ साधारण सी बातें अपने को मंदिरों के बारे में, कौन से किस दुर्ग के बारे में याद रखनी है? जूनागढ़। बताओ कितने मंदिर है? 3 मंदिर है। यहां पर जो नागणेची माता का मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण किसने करवाया? अनूप सिंह ने। और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बताओ किसने बनाया था? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बनाया था दोस्तों रतन सिंह ने। देखना दोस्तों, ये जो जूनागढ़ का किला है, इस जूनागढ़ के किले में अपने को और क्या क्या बातें याद रखनी है? और भी कुछ याद रखना पड़ेगा गुरुजी? इतनी देर से याद ही तो रख रहे हैं। नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ है। कंपटीशन बड़ा क्या है? टफ है। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो और क्या याद रखें? और अपने को याद रखना है, देखिएगा, ये वापस से बनाइएगा जूनागढ़। ये रहा अपना कौन सा गढ़ है? जूनागढ़। मित्रों, इस जूनागढ़ के बारे में और यहां के प्रमुख महल माल ये याद रखने हैं। मित्रों ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ के बारे में सबसे पहला बिंदु याद रखिएगा, इस दुर्ग में अनूप महल स्थित है। मैं इसके प्रमुख महलों के बारे में जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, और अनूप महल स्थित है। और मित्रों, अनूप महल नाम से स्पष्ट है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका जो निर्माण है वो अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया। बताओ निर्माण किसके द्वारा हुआ था? निर्माण हुआ था अनूप सिंह के द्वारा दोस्तों, ध्यान रखना। और निर्माण अनूप सिंह के द्वारा। यह महल क्यों प्रसिद्ध है? बीकानेर राजाओं का राज्य अभिषेक। मित्रों, बीकानेर राजाओं का जो राज्य अभिषेक है, वो बीकानेर राजाओं का राज्य अभिषेक बताओ कौन से महल में होता था? वो इसी महल में होता था, अनूप महल में। मित्रों, बीकानेर राजाओं का राज्य अभिषेक इस महल में कौन करता था? देखना, बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी 1465 ईस्वी में। 1465 ईस्वी में कोडमदेसर नामक स्थान पर राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से इस राठौड़ वंश की नींव बीकानेर में डाली थी। दोस्तों, जब जोधा बीकानेर में आया तो क्या बीकानेर ऐसे सुनसान पड़ा था क्या? सुनना पड़ा था क्या? जंगल प्रदेश क्या कोई वहां पर था ही नहीं क्या? थारे दोस्तों, वहां पर कई छोटी मोटी जातियां थी, जिन सबको ठिकाने लगा करके बीका ने वहां पर अपना स्थान बनाया था। ऐसे कोई स्थान नहीं बनता। आपको भी पता है कि वैकेंसी 5, 7, 10 हजार की आती है और आवेदन 15 लाख आते हैं, तो बाकी लोगों को आपको ठिकाने लगाना पड़ता है। और ठिकाने कैसे लगाओगे? कोई राइफल लेके नहीं लगाओगे। गोला लगातार काला सही ऑप्शन पे करते रहोगे तो बाकी अपने आप ठिकाने लग जाओगे। वही काम इस राव बिक्का ने किया था। जब राव बिक्का बीकानेर में आया, ऊपर एक जाति रहती थी जोइये, उन जोइयों का विनाश किया। नीचे रहती थी मोहिली, मोहिलियों का विनाश किया। इधर रहते थे भाटी, भाटियों का विनाश किया। फिर 2 और जातियां थी, जिसमें से एक की नाम थी सांकला जाति। सांकला का प्रमुख था नापा सांकला। उस नापा सांकला को पराजित किया और लास्ट में बचे 2 आदमी। उन्हीं 2 आदमियों में से एक आदमी बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक करेगा। कौन है दोस्तों? एक है गोदारा, पाल्लू गोदारा, और एक है पांडु सारण। एक तो है पल्लू गोदारा और एक है पांडु सारण। मित्रों, ये पाल्लू गोदारा और पांडु सारण दोनों जाट जातियां थी।
और ये दोनों आपस में ही लड़ती थी, आपस में ही इनके विवाद चलता था और इसी बात का फायदा राव बिक्का उठा लेता है। मित्रों, राव बिक्का अकेले ना तो पालू को पराजित कर पाया और ना ही पांडु को पराजित कर पाया। दोनों के बीच जो विरोधाभास था, क्योंकि गोदारा और सारण दोनों आपस में अपने साम्राज्य की विस्तार के लिए एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू थे, उसी बात का फायदा राव बिक्का के द्वारा उठाया जाता है। मित्रों, ये राव बिक्का गोदारा की तरफ चला जाता है और गोदारा के साथ अपना हाथ मिला लेता है। गोदारा को और बिक्का के बीच में दोस्ती होती है और मित्रों, गोदारा और बिक्का मिलकर के इस पांडु सारण के ऊपर आक्रमण करते हैं और सारण का विनाश कर देते, यानी सारण को मौत के घाट उतार देते। मित्रों, जब सारण की हत्या हो गई, सारण वंश को वहां से समाप्त कर दिया गया, तो बीकानेर में दो बच्चे आदमी, एक तो पालू गोदारा और दूसरा राव बिक्का। बताओ दूसरा कौन बचा? राव बिक्का। और फिर जब ये गोदारा अकेला बचा तो इस गोदारा के ऊपर बिक्का ने नट कसने शुरू कर दिए, नकेल कसना शुरू कर दी और अंत में इसी गोदारा के वंशज ही बीकानेर के लोगों का राज्याभिषेक करते थे। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बीकानेर के राजाओं का राज्याभिषेक कौन सी जाति करती, तो बीकानेर के राजाओं का जो राज्याभिषेक है वो गोदारा जाति के द्वारा किया जाता। क्यों किया जाता? आपको पता है, सबका विनाश हुआ, गोदारा लास्ट में मिला बिक्का के साथ, लेकिन बिक्का ने गोदारा को भी किनारे करते हुए इस गोदारा जाति से राज्याभिषेक करवाया। तो मित्रों, यहां पर लिख सकते हैं, बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक गोदारा जाति द्वारा किया जाता। बताओ कौन सी जाति द्वारा किया जाता? गोदारा जाति द्वारा किया जाता। मित्रों, गोदारा जाति द्वारा किया जाता। ठीक है, गोदारा जाति द्वारा हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, पांडु गोदारा के वंशज थे ये सारे के सारे। मित्रों, अनूप महल हो गया। अनूप महल के बाद यहां पर दूसरा जो महल है दोस्तों, उस महल का नाम है बादल महल। दोस्तों, बादल महल का निर्माण जो है किसी शासक के द्वारा नहीं, राय सिंह के काल में ही निर्मित हुआ था और अनूप सिंह ने इसमें सोने का कार्य करवाया था। ये कई शासकों के काल में निर्मित होने के कारण निर्माता लिखने की कोई अति आवश्यकता या महत्वाकांक्षा नहीं है। मित्रों, अगर आपसे पूछे कि सोने की नक्काशी के लिए कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? कि सोने की नक्काशी के लिए, सोने की नक्काशी कार्य हेतु, सोने की नक्काशी कार्य हेतु, सोने की नक्काशी कार्य हेतु प्रसिद्ध बादल महल। दोस्तों, सोने की नक्काशी कार्य हेतु प्रसिद्ध बादल महल, मैंने बताया बादल महल से 4 प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बादल महल कहां है? कुंभलगढ़ राजसमंद में। ऊंचा बादल महल कहां है? सोनारगढ़ जैसलमेर में। और अगर पूछा जाए कि कलात्मक शैली के अथवा वास्तविक बादल महलों का आभास कहां होता है? नागौर के बादल महलों में। और सोने की नक्काशी के लिए कहां के बादल महल है? सोने की नक्काशी के लिए दोस्तों बीकानेर के बादल महल है। अगला, यहीं पर दोस्तों एक महल बना हुआ है जिसका नाम है गजविलास महल। मित्रों, ये जो गजविलास महल है, इस गजविलास महल में दोस्तों ध्यान रखना, गजविलास महल का जो निर्माण है गंगा सिंह के द्वारा। बताओ इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। और मित्रों, यहां पर गंगा सिंह के सोने चांदी से निर्मित, सोने चांदी से निर्मित, सोने चांदी से निर्मित बेड, सोफा वे वेशभूषा स्थित है। सोफा वे वेशभूषा क्या है? स्थित है। मित्रों, सोफा और वेशभूषा मित्रों ये सोने चांदी से निर्मित है। जो है वेशभूषा, बताओ कौन से महल में स्थित है? गज महल में। इसके अलावा मित्रों कई महल है, जैसे शरद महल है, यहां पर शार्दुल महल है। निर्माण किसने करवाया? शार्दुल सिंह ने। तो ये 4 बातें याद रख लेना। और भी छोटे छोटे कई महल बने हुए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये 4 महल अत्यंत ही उपयोगी महल माने जाते हैं। मित्रों, दुर्गों से ऐसा छोटा सा प्रश्न आता है, आप कहेंगे क्या इन महलों का मतलब है? ऐसा ऐसा प्रश्न आ जाता है जो पता ही नहीं चलता कि ऐसा प्रश्न भी होता है क्या। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, वो कैसा भी प्रश्न पूछे अपन जवाब दे देंगे। अगर ये जो बातें आपको बताई जा रही है अच्छे से समझ में आ रही है और अच्छे से आप इसको पढ़ रहे हैं, तो आप आसानी से जवाब दे देंगे।
मित्रों यहीं पर बना हुआ है अनूप संस्कृत पुस्तकालय। दोस्तों इसी दुर्ग में बताओ क्या बना हुआ है, अनूप संस्कृत पुस्तकालय। और ये जो अनूप संस्कृत पुस्तकालय है दोस्तों, ये अनूप संस्कृत पुस्तकालय बताओ किसका, इसका निर्माण किसने करवाया? अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण नाम से स्पष्ट है, निर्माण अनूप सिंह ने करवाया। दोस्तों इसका निर्माण बताओ किसने करवाया था? इसका निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया जाता। और जब इस दुर्ग का निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया तो यह नाम से स्पष्ट है, फिर आप क्यों लिखवा रहे हो गुरुजी? हम तो ऐसे ही याद हो जाएगा। दोस्तों राणा कुंभा के जो ग्रंथ थे, क्योंकि कुंभा ने कई ग्रंथ लिखे थे और राणा कुंभा के उन ग्रंथों का संग्रहण, राणा कुंभा के ग्रंथ बताओ कौन से पुस्तकालय में रखे गए हैं? अनूप संस्कृत पुस्तकालय में। यहां पर लिख सकते हैं राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन। राणा कुंभा के ग्रंथों का क्या है? राणा कुंभा के ग्रंथों का मित्रों क्या है? संकलन है। राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन बताओ कौन से गढ़ में बना हुआ है? जूनागढ़ में बना हुआ है। तो यह है दोस्तों अनूप संस्कृत पुस्तकालय। अब गुरुजी और भी इस जूनागढ़ में कुछ है क्या? दोस्तों ध्यान रखना, जूनागढ़ जो है, इस जूनागढ़ में एलपी टेसीटोरी के निर्देशन में, एलपी टेसीटोरी बताओ, एलपी टेसीटोरी, एलपी टेसीटोरी के निर्देशन में निर्मित संग्रहालय। एलपी टेसीटोरी के सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए एलपी टेसीटोरी है क्या। एलपी टेसीटोरी के खोज का संग्रहालय, खोज का संग्रहालय मित्रों, यानी एलपी टेसीटोरी ने जो जो वस्तुएं जिस जिस की खोज की उन सब का जो संग्रहालय है, उन सब का संग्रहालय, यानी एलपी टेसीटोरी था कौन? सबसे पहले तो मित्रों ये लुइस पास्ट टेसीटोरी, जो इटली का एक साहित्यकार था। मित्रों ये 1914 से 1919 के दौरान बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के काल में बीकानेर आया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के काल में बीकानेर आया और इसने राजस्थानी साहित्य पर शोध करना प्रारंभ कर दिया। मित्रों आपने एक ग्रंथ तो सुना होगा, वेली किशन रुक्मणीरी, जिसको पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा, और इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण। इस वेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है, जिसमें अपने भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है, उस ग्रंथ की खोज किसने की थी? मित्रों उस ग्रंथ की खोज किसने की थी? एलपी टेसीटोरी ने की थी। ऐसे इसने कई छोटे छोटे खोजें की थी। उन खोजों को जो इसने साहित्य के क्षेत्र में की, वो बताओ कौन से गढ़ में रखी गई है? जूनागढ़ में रखी गई है। और मित्रों ये एलपी टेसीटोरी जो है, इसी एलपी टेसीटोरी ने इससे पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस भी कहा है। बताओ पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस भी कहा है। डिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल राजस्थानी साहित्य के दो प्रकार है। डिंगल यानी जिस साहित्य पर चारण जाति का प्रभाव होता है, उस साहित्य को डिंगल कहा जाता है, और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक ये साहित्य है। और पिंगल का अर्थ होता पूर्वी राजस्थान में भाट जाति के द्वारा जो लिखित साहित्य है, उसी को अपन बताओ कौन सा साहित्य कहते? पिंगल। तो एलपी टेसीटोरी के द्वारा जो जो खोजें हुई, उन सभी खोजों का दोस्तों अपने को ध्यान रखना है। वो कौन से संग्रहालय में है? अपने इस जूनागढ़ के संग्रहालय में। मित्रों ये है अपना मुख्य रूप से बताओ कौन सा गढ़ है? मुख्य रूप से जूनागढ़। सभी विद्यार्थियों को जूनागढ़ अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। देखिएगा जूनागढ़ फिर से देख लेना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है? जमीन का जेवर इस गढ़ को कहलाता। दूसरा, राजस्थान के किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर, राजस्थान के किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जैमल व फत्ता की मूर्तियां लगी है? तो मित्रों ये जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर किसने लगवाई थी? राय सिंह ने लगवाई थी। कौन है जैमल फत्ता? जैमल फत्ता मित्रों ध्यान रखना, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के क्या है? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के सेना नायक है।
मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के इसके किनारे झील है सूर सागर, वास्तुकार करमचंद, और बिक्का की टोकरी नामक स्थान पर 1589 से 1594 ईस्वी तक इस दुर्ग का क्या हुआ था, निर्माण। यानी 1589 ईस्वी में इस दुर्ग पर नींव डाली गई और 1594 ईस्वी में इस दुर्ग का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर दोस्तों राजस्थान का पहला दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी है, दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, अनूप सिंह ने। मूर्तियां धातु से है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में। साल का अर्थ क्या होता है, ओपन मंदिर, खुला मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो इसका प्रमुख आकर्षण मंदिर माना जाता है, निर्माण रतन सिंह ने करवाया था। दोस्तों नागणेची माता का मूल मंदिर तो है नगाना गांव बाड़मेर में। बताओ मूल मंदिर तो कहां पर है, नगाना गांव बाड़मेर में। और उस मूल मूर्ति का नाम था चक्रेश्वरी माता की, जो कर्नाटक से राव दूहड़ लेकर आया था, और मंदिर का निर्माण भी दूहड़ ने करवाया था। इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में अपन ने क्या चर्चा की थी कि यहां पर 4-5 प्रमुख महल है। एक महल का नाम है अनूप महल, जिसमें बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक होता। कौन करते, गोदारा। बादल महल मैंने बताया 4 बादल महलों के प्रश्न बनेंगे, जिसमें से कलात्मक शैली सोने की नक्काशी के लिए बादल महल कहां का प्रसिद्ध है, तो बीकानेर के जूनागढ़ का बादल महल। यहीं पर दोस्तों एक महल बना हुआ है गजविलास महल, गंगा सिंह ने बनवाया, जहां पर अपने बीकानेर के राजाओं के जो सोने चांदी के निर्मित बेड, सोफे, उनका जो सिंहासन होता था, वो सारे के सारे वहीं पर रखे हुए हैं। इसके अलावा गंगा सिंह का लड़ाकू विमान रखा हुआ है इसमें, और इसमें अनूप संस्कृत पुस्तकालय, जहां पर राणा कुंभा के ग्रंथों का क्या है, संकलन है। और एलपी टेसीटोरी भी बताओ राजस्थान के कौन से गढ़ में आए थे, राजस्थान के जूनागढ़ में आए थे दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे, ये महत्वपूर्ण फैक्ट बताओ राजस्थान के कौन से गढ़ में है, जूनागढ़। ये था अपना बटनेर का किला और जूनागढ़। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, राम राम सा।